बड़े से स्टेज पर विक्रम अपने हाथ में गोल्ड अवार्ड लिए सभी को थैंक यू बोल रहा होता है। थैंक यू गाइस, मुझे इतना आगे बढ़ाने के लिए। इतना कहकर विक्रम स्टेज से उतरता है, जिसके बाद वो अपना गोल्ड अवार्ड अपने मैनेजर अनुभव को पकड़ाते हुए बोलता है। अनुभव जल्दी चलो, यहाँ से हमें और भी काम है क्योंकि गणेश चतुर्थी आ रही है, इसलिए हमें जल्दी से अपना ऑर्डर पूरा करना है। जी सर। इतना कहकर अब अनुभव विक्रम के साथ चला जाता है और कुछ दिन बाद गणेश चतुर्थी आ जाती है। गणेश चतुर्थी को विक्रम काफी धूमधाम से मना रहा होता है, जहां विक्रम के कुछ ऑफिस के एम्प्लॉय भी आए हुए होते हैं। विक्रम को इतना खुश देखकर उन एम्प्लॉयज में से विजय और वरुण आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे यार देख, हमारा बॉस कहाँ तक पहुँचा हुआ है। यार वैसे सही बोल रहा है तू। मुझे तो इनके रात भर आराम फरमाते हैं और दिन में ऐश करते हैं। अगर कोई पिसता है तो वो हम हैं। हम जैसे गरीब लोग हैं, हमें तो खाने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता है। हाँ भाई, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। इन अमीरों का क्या है, रात भर ऐश, और अगर मूड खराब हो तो सुबह हम जैसों पर चिल्लाकर अपना सारा गुस्सा निकाल लेते हैं। दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी विक्रम और अनुभव दोनों ही वहां आ जाते हैं और ये बात सुन लेते हैं। इस बात से अनजान विजय और वरुण दोनों ही आपस में हंसी ठिठोली करते हुए अपने ओनर के बारे में बात कर रहे थे। यार लेकिन सच में बॉस को मानना पड़ेगा, वो रात भर चैन की नींद लेते हैं और दिन में भी आराम फरमाते हैं, क्योंकि उनका काम तो हम जैसे कलाकार ही कर देते हैं। अब इनके पास पैसा नहीं होगा तो किसके पास होगा। ये सुनकर विक्रम मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन अनुभव को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उन दोनों के पास जाता है और उनसे बोलता है, विजय, वरुण, अभी तुम दोनों क्या बोल रहे थे? वो कुछ नहीं सर, हम तो विक्रम सर की तारीफ कर रहे थे कि कितनी कम उम्र में उन्होंने कितनी बड़ी अचीवमेंट पा ली है, और हमें देखिए। उनकी बातें सुनकर अनुभव बोलता है, तुम दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हो। उन्होंने बहुत ही जल्दी सक्सेस को छू लिया है और वो रात को चैन की नींद सोते हैं, लेकिन इन रातों के बीच वो कितना सोचते हैं ये बात तुम जानते हो? नहीं जानते। सुकून की नींद सोते हैं हमारे ओनर, लेकिन इससे सुकून की नींद लेने से पहले क्या तुम जानते हो इन्होंने अपनी कितनी नींदें खराब की हैं? नहीं जानते? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। विक्रम एक बहुत ही गरीब लड़का था। उसके ऊपर अपनी बूढ़ी माँ और एक जवान बहन रिद्धि की जिम्मेदारी थी। बेबस विक्रम अपने हालत देखते हुए और अपनी बहन की तरफ देखते हुए खुद से बोलता है, हे भगवान, मैं मेरी बहन की शादी कैसे करूं? मैं अपनी माँ का इलाज कैसे करवाऊं? कोई तो रास्ता दिखाओ। विक्रम पूरी रात बस यही सोचता रहता है और कब सुबह हो जाती है विक्रम को कुछ पता ही नहीं चलता। सुबह के 5 बज रहे थे। विक्रम नहाकर जब अपने कमरे से बाहर आता है तो वो अपनी बहन को अपनी माँ से बात करते हुए सुनता है, माँ, घर में तो राशन नहीं है। अगर भैया को दूंगी तो आपको क्या दूंगी खाने को? अरे रिद्धि, मेरी छोड़। अभी विक्रम बाहर जाएगा और आदमी घर से खाली पेट जाए ये शोभा थोड़ी न देता है। हम लोग सिर्फ पानी पीकर अपना काम चला लेंगे। ठीक है माँ। रिद्धि और अपनी माँ की बातें सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके पास न आकर वो अपने कदम घर से बाहर की तरफ कर लेता है और रोता हुआ बाहर जाकर खुद से बोलता है, पता नहीं आखिर मैं अपनी माँ बहन को कब भर पेट खाना खिलाऊंगा। वो खुद से बात ही कर रहा था कि तभी उसको एक दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ दिखता है जिस पर लिखा था, हमें एक लड़के की जरूरत है जो कि इस दुकान में मूर्तियां बनाने का काम कर सके। ये पढ़कर मानो विक्रम की आस जाग जाती है और उसके अंदर एक उत्साह आ जाता है। कुछ समय बाद वो उस दुकान में जाता है और उसको अब उस दुकान में नौकरी मिल जाती है और अब वो खुशी से अपना काम करने लगता है। धीरे धीरे अब वो अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लेता है, जिसके बाद अब वो खुद मूर्तियाँ बनाता और बाजार में बेचता, लेकिन उसकी मूर्तियाँ नहीं बिकती। ये देख विक्रम एक बार फिर निराश हो जाता है, लेकिन अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता और वो हर दिन बाजार में अपना व्यापार चालू रखता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसको हार ही मिलती है। ये देख वो अब टूटने लगा और हार मानकर अपनी मूर्तियाँ लेकर जाने लगा कि तभी उसके पास एक बहुत ही रिच पर्सन जिसका नाम सोनू मंडेला था, वो आता है और उसकी मूर्तियाँ देखकर विक्रम से बोलता है, ओह माय गॉड, ये कितनी प्यारी मूर्ति है। ये किसने मेक की है? मैंने बनाई है। क्यों? आपके अंदर तो बहुत टैलेंट है। हमें एक ऐसे कलाकार की जरूरत थी कि जो हमारे लिए मूर्तियाँ बना सके। क्या तुम हमारे लिए मूर्तियाँ बना सकते हो? उसकी ये बात सुनकर विक्रम के मन में एक बार फिर चाह उजागर होती है और वो उस काम के लिए हाँ बोल देता है। उसकी हाँ सुनते ही मंडेला कहता है, तो मिस्टर विक्रम, गणेश चतुर्थी आने वाली है, इसलिए हमें एक बहुत बड़ी मूर्ति चाहिए, वो भी अगले 7 दिन में।
ठीक है सर। इतना कहकर सोनू मंडेला वहाँ से चला जाता है और अब बेचारा विक्रम पूरी रात जागा करता और मूर्ति बनाता और इस तरह पूरे 5 दिन बीत जाते हैं। ये देख कि उसकी मूर्ति अभी पूरी तरह से नहीं बनी है, विक्रम सोचता है क्यों ना मैं किसी को अपने साथ रख लूं। अब विक्रम अपने लिए एक लड़के की तलाश करता है। तभी उसकी मुलाकात अनुभव उसके बचपन के दोस्त से होती है। अनुभव को देख विक्रम उससे झिझकता हुआ बोलता है, भाई वो दरअसल मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलो। विक्रम अब उसको सारी बात बताता है। फिर क्या था, अनुभव बिना सोचे समझे उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और विक्रम के साथ साथ अब वो भी पूरी रात जागता है और गणेश जी की मूर्ति बनाता है। अगले 2 दिन बाद जब मंडेला आता तब वो उस मूर्ति को देखकर विक्रम से बोलता है, ओह गॉड, इस मूर्ति में तो तुमने सच में जान डाल दी विक्रम। दैट्स ग्रेट। ऐसा लग रहा है कि केवल ये मूर्ति नहीं है बल्कि इसमें तो रियल गॉड जी है। इस मूर्ति में केवल मैं नहीं बल्कि मेरे बचपन का दोस्त अनुभव भी है। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं ये मूर्ति समय पर कभी तैयार नहीं कर पाता। सच में अनुभव और विक्रम, तुम दोनों के अंदर बहुत टैलेंट है और आज से जो भी ऑर्डर आएगा हमारे पास वो कहीं और नहीं तुम्हारे पास ही आएगा। इतना सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुशी से अनुभव को गले लगा लेता है। विक्रम की खुशी देख मंडेला भी खुश हो जाता है और उसकी खुशियाँ 2 गुनी करने के लिए मंडेला विक्रम से कहता है, तुम दोनों की खुशी देख के मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं तुम दोनों की खुशी को दुगनी करने वाला हूँ। इतना कहकर मंडेला विक्रम के हाथ में 10,000 का चेक थमा देता है, जिसके बाद मंडेला कहता है, अभी तो शुरुआत है विक्रम, आगे आगे देखो तुम कहाँ तक पहुँचते हो। इतना कहकर अब मंडेला वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब विक्रम के पास ऐसे ऑर्डर आते रहते थे और रात भर विक्रम और अनुभव मिलकर मूर्तियां बनाते और वो मूर्तियां आगे मार्केट में जाती और काफी ऊंचे दामों पर बिकने लगी और देखते ही देखते दोनों ही अब काफी तरक्की करने लगे। और कुछ ही समय बाद अब विक्रम और अनुभव ने अपना एक ऑफिस खोल लिया। साथ ही उन्होंने अपने पास कई मूर्ति कलाकार भी रख लिए। तो ये थी हमारे ओनर की कहानी। इसलिए आज वो सोते हैं क्योंकि उन्होंने पहले अपनी रात जाग कर गुजारी है। अपने ओनर की कहानी सुनकर विजय और वरुण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंसुओं भरी निगाहों से वो अनुभव से कहता है, हमें माफ करना सर, हमें पता नहीं था कि सर ने इतना स्ट्रगल किया है। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं विजय, ये तुम ही नहीं हर वो एम्प्लॉय बोलता है जो मेहनत नहीं देखता है। सबको लगता है कि इनके पास बहुत कुछ है ऐश करने के लिए, लेकिन उस ऐश के पीछे लोग कितना जागते हैं, कितना भूखा रहते हैं, क्या ये कोई जानता है? उन दोनों को अपने कटु शब्दों पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वो लोग उठकर विक्रम के पास जाते हैं और विक्रम से कहते हैं, सर हमें माफ करना। अब से हम आपके लिए कभी ना ही कुछ गलत सोचेंगे, ना ही कुछ बोलेंगे। उन दोनों की बात सुनकर विक्रम समझ जाता है कि अगर ये माफी मांग रहे हैं तो इनके पीछे कोई और नहीं बल्कि अनुभव है। वो उन दोनों को पछताते हुए देख बोलता है, क्यों, क्या हुआ तुम दोनों को? अरे आज गणेश चतुर्थी है, एंजॉय करो, गो लेट्स गो गाइस। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह अनुभव और विक्रम खुशी से नाचते गाते गणेश चतुर्थी मनाते हैं। संध्या एक गरीब औरत थी, लेकिन वो हमेशा अमीरी के सपने देखती थी। अपनी तीनों बेटियों को पालते हुए वो कभी कभार अपनी किस्मत को आजमाने के लिए लॉटरी की टिकट खरीद लिया करती थी, जिसके चलते एक दिन उसकी लॉटरी लगती है, वो भी 1-2 लाख की नहीं, पूरे 2 करोड़ की। जिसके बाद संध्या अपनी चौल में अपनी खुशी सबको दिखाते हुए कहती है, ए विमला कमला, देखो मैं अमीर हो गई। अरे गरीबी के दिन गए रे भैया, अब तो अमीरी आयो रे। अरे मेरी बेटियों किरण, सोना, रावी, बाहर आओ, अब तुम अमीर माँ की बेटियाँ हो गई हो। अपनी माँ की इतनी तेज आवाज सुनकर तीनों बाहर आती हैं और अपनी माँ को मोहल्ले के सामने ऐसे जश्न मनाते देखकर किरण कहती है, माँ आप अंदर चल के बात करो, ऐसे क्यों मोहल्ले वालों के सामने चिल्ला चिल्ला के बोलती हो? अरे मेरी गरीबी का मजाक बनाने वालों को पता लगे ना कि अब मैं गरीब नहीं रही, अमीर हो गई हूँ। संध्या का शो ऑफ देखकर मोहल्ले वाले चिढ़ने लगते हैं और कहीं न कहीं ये बात गलत कानों में भी पड़ती है कि संध्या की लॉटरी लगी है। जिस दिन उसको लॉटरी के पैसे मिलते हैं उस दिन संध्या के घर रात को चोरी हो जाती है। चोर सफाई से संध्या की अलमारी खोलकर सारे पैसे लेकर निकल लेते हैं और सुबह अपनी अलमारी का ताला टूटा देखकर संध्या चिल्लाती हुई कहती है,
हाय राम, चोरी हो गई, मेरा सारा पैसा चोर ले गया। हाय राम, क्या करूं? मनहूस लोगों ने नजर लगा के मेरा पैसा चुरवा दिया रे। भगवान उन चोरों और नजर लगाने वालों को कभी सुखी नहीं रखेगा। आग लगेगी उनकी खुशियों में। माँ बस करो, लॉटरी का पैसा था वैसे भी, हमारा खुद का कमाया नहीं जो आप इतना दुख जता रही हो। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है। मुझे तो वैसे ही अजीब सा लगता है बिना मेहनत का पैसा खर्च करना। और आप चिंता क्यों करती हैं? आपकी बेटियाँ देखना एक दिन इतनी काबिल बनेंगी कि अपनी मेहनत और काबिलियत के पैसे से ना आपको अमीर बनाएंगी। वो पैसा कोई नहीं चुरा पाएगा, क्योंकि पैसा एक पल को कोई चुरा भी लेगा, लेकिन हमारी काबिलियत नहीं। हाँ माँ, इसलिए आप इस लॉटरी के पैसे जाने का दुख मत मनाओ। हो गया तुम तीनों का ज्ञान। गरीब की बेटियां कभी सफल नहीं हो सकती, उनको कोई चमत्कारी अमीर बना सकता है। और हमारे साथ वो चमत्कार हुआ था, लेकिन किसी कलमुहे ने उस चमत्कार को अभिशाप बना दिया। संध्या के घर से आने वाली आवाजें सुनकर पड़ोसियों के कान खुल जाते हैं और उनको भी पता चलता है कि संध्या के पैसे चोरी हो गए हैं, जिसके चलते बाहर दरवाजे पर खड़ी संध्या की पड़ोसन कमला कहती है, अरे विमला बहन, वो कहते हैं ना, अगर किसी के पास कुछ ज्यादा आ जाए तो उसका घमंड नहीं करना चाहिए। अब बताओ, मोहल्ले में खुद चीख चीख के लॉटरी की बात बताई, चोरी तो हो रही थी। कमला की बातें जब संध्या के कानों में पड़ती है तो वो चिढ़ते हुए अपनी बेटियों से कहती है, सुन लिया? अरे पैसा तो गया और इज्जत थी जो वो भी चली गई। अब तो एक ही रास्ता है कि तुम तीनों किसी अमीर लड़के को फंसा के शादी कर लो और मुझे इस गरीब की जिंदगी से छुटकारा दिलवाओ। माँ, आप कैसी बातें करती हो? अरे हमें अपने ऊपर और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। हम तीनों बहनें आपको मेहनत करके सफल होकर दिखाएंगी। हाँ, तो तुम तो कल्पना चावला लग रही हो ना, जो मेहनत करके दिन बदलोगे। गरीब गरीब ही रहते हैं, गरीबी में पैदा होते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं। इतना बोलकर संध्या वहाँ से पुलिस स्टेशन जाती है और अपने घर चोरी की कंप्लेंट लिखवाती है। तो वहीं अब मोहल्ले वाले भी संध्या के हालातों के चलते उसकी बड़ी बड़ी बातों का मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन सबसे अलग संध्या की तीनों बेटियां अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी, जिसके चलते एक शाम रावी अपनी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे मांगते हुए अपनी माँ से कहती है, मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। इतने समय से मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रही थी, उस एग्जाम का फॉर्म निकला है, तो रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपए है, दे दो। तुम तीनों बहनों ने मुझे क्या बड़े खानदान की विधवा बहू समझ रखा है क्या? अरे इतने पैसे होते तो एक लॉटरी की टिकट और खरीद लेती, यूँ गरीबी में जिंदगी ना गुजारती। माँ, कब तक किस्मत से पैसा आने का इंतजार करोगी? आपकी गरीब बेटियाँ अपनी मेहनत करके कुछ हासिल करना चाहती हैं, तो उन्हें सपोर्ट करो ना। देख रावी, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए जा यहाँ से। रावी और संध्या की बातें किरण सुन लेती है और अपनी बहन रावी को बुला कर कहती है, ये ले रावी, 1000 रुपए, अपने एग्जाम का फॉर्म भर लियो समय से। दीदी, आपके पास ये पैसे कहाँ से आए? एक YouTube चैनल के लिए इंटरव्यू लिया था एक इंसान का, तो उसी ने दिए। अभी किसी अच्छे न्यूज चैनल पर नौकरी नहीं लगती, तब तक तो ऐसे कुछ न कुछ करके पैसे जोड़ने ही पड़ेंगे ना। देखना दीदी, हम तीनों गरीब बहनों की मेहनत रंग लाएगी, बस हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना। किरण और रावी और सोना अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ती, भले ही उनकी माँ उन्हें सपोर्ट करे या ना करे, और उनकी मेहनत एक दिन रंग लाती है। सोना की नौकरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में लगती है और वो घर आकर अपनी माँ और बहनों को खुशी से ये बात बताती है, रावी, किरण दीदी, माँ, मेरी नौकरी लग गई है, मेरा सपना पूरा हुआ, एक MNC कंपनी में काम करने का। आखिर मेरी मेहनत रंग ही लाई। अरे वाह, अच्छा अब ये बता, तुझे हर महीने कितने पैसे मिलेंगे? माँ, अभी तो 40,000 मंथली सैलरी है, लेकिन 1 महीने बाद मेरा काम देखा जाएगा और काम अच्छा रहा तो मेरा पैकेज बढ़ जाएगा। पैकेज नहीं, तनख्वाह बढ़वा लिया उसके बदले। खैर, मैं तो खुश हूँ आज। हाँ माँ, हम सब खुश हैं। अब बस मेरी रावी और मैं, हम दोनों की मेहनत का मूल्य भी मिल जाएगा हमें। अरे तुम दोनों के लिए अच्छे बड़े घर का रिश्ता देख दूं। पैसे वाले घरों में आजकल गरीब लड़कियों की ज्यादा जरूरत होती है। तुम ऐसे घर में जाओगी तो राज करोगी। माँ, हमें कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना, हमें हमारी मेहनत और काबिलियत ही आगे लेकर जाएगी, और कोई नहीं। सोना की नौकरी लग गई थी और रावी अपने एग्जाम दे चुकी थी। ऐसे ही एक दिन जब रावी और किरण घर में बैठी खाना खा रही थी, तो किरण के फोन पर एक कॉल आता है, जिसे सुनकर किरण उछलते हुए कहती है, रावी रावी रावी,
तेरी बहन को जॉब मिल गई, वो भी आज के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर। कल तक न्यूज चैनल से फोन आया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू किसी यूट्यूब चैनल पर देखा। उनको मेरा बात करने का तरीका इतना पसंद आया। मेरी इस क्वालिफिकेशन जानने के बाद उन्होंने सीधा मुझे एक न्यूज एंकर की जॉब दे दी। वाह दीदी, आपने तो सीधा 9 बॉल पर 6 मार दिया। ना रिपोर्टर, ना एडिटर, सीधा एंकर। अब तो आप टीवी पर आओगी। वाह दीदी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। संध्या अपनी बेटी किरण के बारे में सुनकर बहुत खुश थी और आखिरकार उसे ये समझ आता है कि उसकी सोच कितनी गलत थी कि गरीब की बेटियां गरीब ही रहेंगी और कभी सफलता नहीं पा पाएंगी, जिसके चलते वो किरण से कहती है, किरण बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे क्या, अपनी तीनों बेटियों को अपनी ही तरह शॉर्टकट अपनाना ही सिखाया। बावजूद इसके तुम तीनों ने मेरी राह ना पकड़कर अपनी मेहनत को अपना हथियार बनाया। मुझे गर्व है मेरी बच्चियों तुम पर। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ, कोई किस्मत का खेल नहीं, मेरी बेटियों की मेहनत ने उन्हें सफल बनाया है। हाँ माँ, यही तो हम कहना चाहते हैं कि मेहनत से मेरी सफलता का अलग ही रौब होता है और उस रौब को कोई हमसे चुरा नहीं सकता। अभी मेरा रिजल्ट आना बाकी है, बस मैं लटक न जाऊं, वरना मेरी दोनों सफल बहनों के बीच में मैं कैसी लगूंगी। ऐसा नहीं होगा मेरी बच्ची। मैंने तेरी मदद नहीं की, लेकिन तूने फिर भी हार नहीं मानी और दिन रात पढ़ाई की। अब मेहनत कोई लक नहीं होती कि चलेगी या नहीं, मेहनत हमेशा अपना मूल्य चुकाती है। रावी और किरण की जॉब के चलते संध्या अपनी चौल वाला घर छोड़ देती है और एक अच्छे से मोहल्ले में आकर शिफ्ट होती है। और फिर एक हफ्ते बाद रावी के एग्जाम का रिजल्ट आता है और उसने भी एग्जाम में टॉप किया था, जिसके कारण उसका इंटरव्यू लेने न्यूज चैनल वाले आते हैं, जहां किरण भी अपनी बहन का इंटरव्यू लेने अपने चैनल की तरफ से आती है और रावी से सवाल करते हुए कहती है, रावी जी, आपने इतने लोगों को पीछे छोड़ इस एग्जाम में टॉप किया। आपकी मेहनत के पीछे की कहानी हमारे दर्शकों से साझा करें। मेरी मेहनत अकेली की मेहनत नहीं है। मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ और मेरे साथ मेरी 2 बहनें और हैं, जिन्होंने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया और आज यहाँ तक पहुँचना उनका यकीन और मेरी मेहनत है। गरीब बेटियां भी मेहनत करके सफलता को छू सकती हैं और इसका उदाहरण मैं और मेरी बहनें हैं। थैंक यू किरण दी, थैंक यू सोना दी एंड थैंक यू माँ। आप तीनों का सपोर्ट ही मुझे यहाँ इस मुकाम पर ले आया है। रावी के इंटरव्यू के बाद संध्या की आंखों के आंसू नहीं रुकते। जिस माँ ने अपनी गरीब बेटियों को गरीबी में रहना सिखाया, उसकी उन्हीं बेटियों ने अपनी माँ को मेहनत की अमीरी दिखा दी और इस तरह गरीब बेटियों की सफलता ने कई लोगों को मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उमेश अपना टिफिन लेकर काम के लिए जा ही रहा होता है कि तभी उमेश की बीवी सरिता एक थैले में अपनी टूटी हुई चप्पल लेकर आती है और उमेश को देती है। ये क्या है? वो मेरी चप्पल टूट गई थी, बाजार जाती तो बनवा लेती, लेकिन बाजार जाना ही नहीं होता है। एक काम करिएगा, आप आते समय बनवा के लिए दीजिएगा। ठीक है, साइकिल के हैंडल पर टांग दो, अभी कुछ देर में जाऊंगा ना तो लेते जाऊंगा। कुछ देर में क्यों? आप साइकिल से जाते हो तभी तो जल्दी आते हो ना। देर से निकलोगे तो शाम को भी देर से आओगे। इससे अच्छा तो जल्दी जाओ और जल्दी आओ। अरे वो कल मालिक ने कहा था कि थोड़ी देर ही आना, क्योंकि आज ना कम फैक्ट्री में काम है। अच्छा, तो अभी आप टिफिन लेकर जा रहे थे? हाँ, मैंने तो सोचा था कि पहले मैं जल्दी से चला जाता हूँ, फिर याद आया कि कल मालिक ने कहा था कि देर से आना है। उमेश बात कर ही रहा होता है कि तभी उसके मालिक का कॉल आता है और वो जल्दी आने को कहता है। लो, अभी सोचा था कि आराम से जाऊंगा और मालिक ने बोल दिया है कि जल्दी आना है। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, शाम को याद से ना चप्पल भी बनवा दूंगा। उमेश जल्दी से फैक्ट्री के लिए चला जाता है। उमेश जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते में बहुत ज्यादा जाम होता है और आगे जहाँ से ट्रेन जाती है वहाँ फाटक भी लगा होता है। धत, वैसे ही साइकिल के पहिए इतनी देर से घुमाने के बाद भी अभी तक फैक्ट्री नहीं पहुँचे, और अगर हम इसी जाम में फंसे रहे ना तब तो हो गया कल्याण हमार। आधे दिन की पगार तो कट ही जाएगी। इससे अच्छा ये है कि साइकिल को उठा के जहाँ से जगह मिले वहीं से निकल जाते हैं। उमेश इतना बोलकर साइकिल उठाकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी मर्सिडीज में उसका मालिक बैठा होता है और जाम खुलने का इंतजार कर रहा होता है। उमेश की नजर अपने मालिक पर जाती है और वो अपने मालिक की कार के पास आता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे मालिक, ये क्या, आप यहाँ जाम में फंसे हो?
अरे उमेश, इतना जाम क्यों रखा है यहाँ? यहाँ से जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? मालिक वो फाटक लगा हुआ है इसलिए इतना जाम हो गया है, और दूसरा रास्ता बहुत लंबा पड़ेगा, यहाँ से पूरा घूम कर जाना पड़ेगा आपको। तुम वहीं दूसरा रास्ता बताओ, यहाँ तो जाम में फंसे फंसे मेरा दिमाग खराब हो गया है। तुम ये बताओ कि कहाँ से जाता है दूसरा रास्ता? उमेश अपने मालिक को दूसरा रास्ता बताने लगता है। उमेश का मालिक फटाफट से दूसरे रास्ते से जाने लगता है और उमेश उसी रास्ते से जा रहा होता है। मालिक तो काफी जल्दी फैक्ट्री पहुंच जाता है, लेकिन उमेश को आने में काफी ज्यादा देर हो जाती है। जब उसे फैक्ट्री आने में देर होती है तो मालिक कहता है, तुम इतना लेट क्यों आए हो? तुम्हें फैक्ट्री आने की टाइमिंग नहीं पता है क्या? मालिक आप तो वहीं थे ना, आपने तो देखा ही था ना वहाँ कितना जाम लगा था। साइकिल उठा के आने में ना थोड़ी सी देरी हो गई, अब इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मैं जाम में खड़े होने के पैसे देता हूँ क्या, या काम करने के? उस रास्ते पर जाम था तो किसी दूसरे रास्ते से आ जाते, या फिर मुझे देख लिया था तो वही बहाना बनाने लग गए हो। नहीं मालिक, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं भी तो वही जाम में घूम घूम कर दूसरे रास्ते से आया हूँ। मैं कैसे टाइम पर आ गया? काम चोरी बंद करो उमेश, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए और तुम्हारी नौकरी के लिए। मालिक वो आपके पास तो गाड़ी है, माफ करना, हम तो गरीब आदमी है ना, हमारे पास कहाँ से होगा, लेकिन हम आगे से ध्यान रखेंगे मालिक। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा क्या मुंह देख रहे हो? जाओ यहाँ से अपना काम करो, जाओ। उमेश काम करने चला जाता है। उमेश के मालिक को सब पता था, लेकिन फिर भी उमेश को वो काफी खरी खोटी सुनाता है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद उमेश अपनी पत्नी के साथ रात में घर वापस आ रहा था, लेकिन रात काफी ज्यादा हो जाती है और अभी भी उनका घर काफी दूर था। साइकिल से कब तक हम लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे? मैं क्या कहती हूँ, हमें एक मोटरसाइकिल ले लेनी ही चाहिए। फर्राटे से कहीं भी और कभी भी पहुँच जाइए। लेकिन ये साइकिल तो अब गरीब की औकात ही है साइकिल की, तो वो मोटरसाइकिल कहाँ से लाएगा? तुम्हें पता है ना हम लोगों के पास कितना पैसा जमा होता है, साइकिल ही ले ली वही बड़ी बात हो जाती है। हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि हमें कितनी मुश्किलों पे ये साइकिल मिली थी, और पुरानी भी। लेकिन एक बात बताओ ना, हम क्या अपनी सारी जिंदगी इसी साइकिल पर घूमते रहेंगे? मेरा भी मन करता है मोटरसाइकिल पर जाने का आपके साथ, लेकिन आप हो कभी साइकिल से आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं हो। अरे तुम जब सब जानती हो तो फिर ये कैसे कह रही हो? पता भी है मोटरसाइकिल कितनी महंगी आती है, और तो और मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी पड़ता है। अब पेट्रोल कहाँ से लाएगा एक गरीब आदमी? यहाँ पेट्रोल खरीदने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। पता नहीं कैसे गरीब घर में मेरे पिताजी ने मेरी शादी करवा दी। कभी खुद से भी नहीं सोचते हैं कि मेरी गरीब की गाड़ी के नाम पर ये 2 पहिए की साइकिल ही है। सरिता बहुत बोलती रहती है, लेकिन उमेश अब उसकी एक भी बात का कोई जवाब नहीं देता। सरिता और उमेश कहीं न कहीं जानते ही थे कि गरीब के पास गाड़ी के नाम पर बस मोटरसाइकिल ही हो सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बहस करने के बाद दोनों ये सब भूलकर साइकिल पर भी खुश रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उमेश का मालिक रात में सो रहा होता है, तभी उसके बंगले से आवाजें आने लगती है। उसके मालिक की पत्नी उर्मिला आती है। आपने ये कैसे गार्ड्स रखे हैं जो काम कम करते हैं और सोते ज्यादा हैं? देखो वो सोते रह गए और चोर चोरी भी कर गए, वो भी हमारी सबसे महंगी कार की। क्या चोरी हो गई? लेकिन मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? तुम खराटे मार के सो रहे थे, कोई क्या ही बताएगा तुम्हें। अरे अभी मुझे वॉचमैन का कॉल आया था, उसने बताया कि पार्किंग से हमारी कार चोरी हो गई। अब ऐसे सोते रहोगे या कुछ करोगे भी? रुको, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। पहले कंप्लेंट कर देते हैं, क्या पता आसपास ही मिल जाए। मेरी फेवरेट कार थी और वही चोरी हुई है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, लेकिन मुझे वही कार अभी के अभी चाहिए, वरना देख लेना अच्छा नहीं होगा। अरे तुम ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने अपनी जेब में कार रख रखी है। अरे मोहतरमा, मैं बोल तो रहा हूँ कि मैं पुलिस को कंप्लेंट कर रहा हूँ। जैसे ही उनको कुछ पता चलेगा वो हमें बता देंगे ना। अरे तुम कैसे पति हो, तुम्हें अपनी पत्नी की इच्छा की परवाह ही नहीं है। मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो। एक काम करो, तुम आराम करो, मैं पुलिस को कंप्लेंट कर देता हूँ, फिर तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही कार ले आऊंगा, बिल्कुल वही मॉडल और वही डिजाइन। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, कल सुबह तक आ जानी चाहिए मेरी कार। इतनी बड़ी चोरी होने के बाद भी अमीर लोगों की रात की नींद तक नहीं उड़ती और वो लोग पुलिस कंप्लेंट करके नई गाड़ी ऑर्डर करके सोने चले जाते हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद उमेश की साइकिल अपने घर के बाहर ही खड़ी होती है। तभी मोहल्ले के कुछ बच्चे उमेश की साइकिल चलाने लगते हैं।
और साइकिल गिर जाती है। साइकिल गिरने की वजह से साइकिल का हैंडल टूट जाता है। जब ये बात उमेश को पता चलती है तो वो सरिता के साथ फटाफट से अपनी साइकिल के पास आता है। लो जी, हो गया बेरागर। तुम लोगों को तोड़ने के लिए हमारी साइकिल ही मिली थी का, अब तोड़ के रख दी हो तुम लोग। एक गरीब पैसे जोड़ जोड़ के गाड़ी तो ले नहीं पाता ना, तो एक साइकिल ले लेता है और बच्चों को ना इधर से उधर घुमा देता है, लेकिन तुम तो उसे भी तोड़ दी हो। अब आप बच्चों पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? वैसे भी साइकिल का आखिरी समय चल रहा था, आज नहीं तो कल इसे अपने प्राण त्यागने ही थे, और देखो आज ही अपने प्राण त्याग दिए इसने। अच्छा, अब हमार का दोबारा साइकिल कहाँ से लाएं? टाका वाका डाले का? अपने बाबा से बोलो ना कि एगो साइकिल दे दे। नहीं, वो कैसे बोलोगी, वो तो बोला नहीं जाएगा तुमसे, और यहाँ ज्ञान देने आ रही हो। एक गरीब अपनी साइकिल के टूट जाने से इतना परेशान हो गया था, वहीं दूसरी तरफ अमीर के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही है जीवन का पहिया, जो कि अमीर को 4 पहियों पर चलाता है और गरीब को 2 पहियों पर भी आसानी से नसीब नहीं होता।